नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोवैभव जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीरो वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमस्ततीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन आहार एवं आयुर्वेद की इस 31वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से देखा था कि आहार 4 प्रकार के होते हैं, असन, पान, स्वाद्यम और खाद्यम। जिसमें हमने देखा था कि जो चबाए जाते हैं वो असन है, पान मतलब जो पिया जाता है वो पान है, स्वाद्यम मतलब हम जो स्वाद लेने के लिए प्रयोग करते हैं वो स्वाद्यम, और खाद्य मतलब जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। ये 4 प्रकार के क्या है, खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने दूध का सेवन की संबंध में चर्चा की थी, जिसमें महाराज साहब ने दूध के सेवन में बताया था कि किस प्रकार का दूध हमें ग्रहण करना चाहिए, और साथ में हमने पानी के बारे में भी जाना था कि ठंडा जल ग्रहण करने के क्या क्या फायदे होते हैं और गर्म जल ग्रहण करने के क्या क्या फायदे होते हैं। साथ में हमने उसके नुकसान भी देखे थे। तो इस प्रकार से पूर्व कक्षा हमने विशेष रूप से चर्चा की थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब। हाँ जी, आहार जो है वो 4 प्रकार का है। जो भी हमारे पेट में शरीर में जाता है वो आहार किस किस प्रकार का कैसा है इसके अंदर है। पहले बताया है अशन। अशन का मतलब है भोजन पदार्थ। जो भोजन किया जाता है, या दूसरा शब्द आप इसको बोले, अब इसके लिए जो है दूसरा है पानम। भोजन जो है खाया जाता है और पेय पदार्थ पिए जाते हैं। तो शरीर को जो है भोजन के अंदर सॉलिड पदार्थ आ गए, पान के अंदर लिक्विड फॉर्म में पेय पदार्थ आ गए। दूध है, लस्सी है, छाछ है, शरबत है, दाल है, जो भी कुछ है वो इसमें पेय पदार्थों में आ जाएंगे। तो आहार का संयोजन दोनों तरीके से होता है। अकेले आप अशन पदार्थ खाली सॉलिड ही खाएंगे तो भी शरीर नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर के अंदर आपको भी मालूम है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 60% 70% पानी है। अगर ब्लड इतना लिक्विड नहीं हो तो चलेगा कैसे? तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो आपको ये सोचना है कि पेय पदार्थ जिसमें पानी का अंश ज़्यादा है वो पदार्थ हमें ज़्यादा खाने हैं। ये सॉलिड पोर्शन हो गया। अब सॉलिड के अंदर आपको जो है पानी का अंश जिसमें कम है, अनाज में, दालों में, चावल में पानी का अंश कम है। अब वही हम
अकेले अनाज पर ही ज़्यादा भार देंगे साहब, जैसे चपाती रोटी ही ज़्यादा खाए, पराठे ही ज़्यादा खाए, लेकिन साथ में लिक्विड नहीं लिया तो फिर क्या होगा। ऐसे सॉलिड पदार्थ हमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा करते हैं। सॉलिड पदार्थों के अंदर भी रूखे सूखे जो होते हैं, रूखे, तो वो पदार्थ जैसे खाखरा आ गया, तली हुई चीज़ें, फ्राई चीज़ें आ गई, तो वो जो है आपके शरीर में जाकर पानी को शोषण करते हैं। जैसे लोग जो है ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड भी अंदर जाकर पानी का अवशोषण करता है ना, क्योंकि ब्रेड जो बनने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको 400 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 डिग्री टेम्परेचर वाले ही पदार्थों को डाइजेस्ट कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। अब कहाँ तो 50-60 ग्राम, 50-60 की डिग्री का टेम्परेचर, कहाँ 400 डिग्री का टेम्परेचर, कैसे मेल खाएगा। संभव नहीं है ना, इतना मेल ही नहीं होगा। इसलिए जो लोग ज़्यादा ब्रेड खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, ब्रेड की बनी हुई पिज़्ज़ा आदि खाते हैं, उनके शरीर में से पानी का अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा। एक तो ब्रेड में कोई तत्व ही नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कैल्शियम नहीं, कोई कैलोरीज नहीं, कोई आयरन नहीं, कोई मैग्नीशियम नहीं, कोई फास्फोरस नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल्स नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा है ब्रेड में। कोई भी मैदा की आइटम कोई भी ले लो आप, अब जिस टेम्परेचर पर बनी है वो चीज़ ही उस टेम्परेचर पर बनी, बनने के बाद उसको जो है पैक करके ऐसे रख दिया गया है, तो वो खाने के कारण आपको पानी की शुरुआत में आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। जैसे जो लोग इडली खमन वगैरह खा लेते हैं, अब उसके अंदर सोडा बाई कार्ब ज़्यादा आया और उसको उस तरह से बॉईल किया कि उसमें पानी का अंश न रहे। ऐसी इडली अगर आपने खा ली, आपने खमन खा लिए, आपने मेंदू वड़ा खा लिए, वो बॉडी में जाकर पानी ज़्यादा खींचेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने खा तो ली लेकिन बाद में वो पानी भूल जाते हैं, पानी पीते नहीं हैं, व्यस्तता उनकी है कि पानी जो है बिल्कुल भूल जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर पानी का ध्यान नहीं रहता है। ऐसे लोगों को पेट फूलना है, ख्याल है कि नहीं, उनको जो है पानी की कमी महसूस होना है, गला सूखना है, पेट फूल जाएगा, शरीर के अंदर उष्णता बढ़ जाती है। शरीर की उष्णता बढ़ने से अंदर का कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, मल सूख जाता है। जैसे लोगों ने खाखरा या जो भुनी हुई चीज़ें, सेकी हुई चीज़ें, वो अगर खा ली आपने, तो वो जाकर के अंदर तो कड़क नहीं रहेगी। 1 मिनट के लिए मुंह में आपको जीभ पर क्रिप्सी लगनी चाहिए। वो क्रिप्सी लगने के लिए आप सोचते हैं कि नहीं अच्छा चबा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर शरीर के अंदर नहीं जा सकती। शरीर में जाना है तो उसको लार ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, सलाइवा सलाइवा ज़्यादा खींच करके लेकर के लार के साथ उसको सेमी पेस्ट बनाना पड़ेगा, या सॉलिड पेस्ट या लिक्विड सेमी लिक्विड पेस्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर, फिर इंटेस्टाइन में जाकर के उसको एब्जॉर्ब करना है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज आदि एनालिसिस करके सब जगह पर कैसे पहुंचाएंगे आप, ये तकलीफ हो रही है। बेसन की चीज़ें, चने की आइटम, चना खा लेना या फुटाने वगैरह सेके हुए ये खा लेना, ये चीज़ें जाकर के बॉडी में आपको तुरंत पानी खींचेगी, फिर आपको तकलीफ होगी। ऐसी ही चीज़ें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा करती है। बेकरी प्रोडक्ट आपको कॉन्स्टिपेशन करने वाले हैं। ब्रेड हमारी कल्चर में नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का है। हमारे यहाँ फ्रेश रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनती थी साहब। सुबह में नवकाशी या नाश्ते में भी आपको खाखरा नहीं लेना है।
जिसमें पानी का अंश है वो दलिया है, बॉईल पानी में ही बॉईल हुआ है। जवारी का दलिया है, गेहूं की थूली है, मकाई की घाट है, बाजरा का खीस है, वो पानी में ही भिगा हुआ रहा है, क्योंकि सॉलिड अन्न है ना, मिलेंट है, तो वो पानी में भिग करके पानी के साथ ही उबला हुआ है, तो उसने इतना पानी का अंश लिया हुआ है, वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट हो जाएगा। उसको इतना ज़्यादा हैवी पानी नहीं खींचना पड़ेगा। तो आपने जैसे शाम के समय लिया, जो लोग सूर्यास्त करते हैं, चौरियार करते हैं, बचकान करते हैं, बाद में पानी नहीं पीते रात्रि में, अब उन्होंने अगर सॉलिड शाम को ही खाखरा खा लिया तो फिर रात को पानी के लिए उनको तरसना पड़ेगा, प्यास लगेगी, परेशान हो जाएंगे। अब नेचर के अंदर आप देखिए, फ्रूट्स सारे बनते हैं, वाटरमेलन बन गया, खरबूजा बन गया है, दूसरे फ्रूट सारे मौसम्बी, संतरा, ऑरेंज वगैरह जो बने हैं, उसके अंदर 60% लिक्विड फॉर्म है, पानी है। हाँ, ये है ऑरेंज और मौसम्बी के अंदर, कैप्सूलों के अंदर जो रस भरा पड़ा है, अनार है, दाड़िम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें पानी का अंश भरा पड़ा है। अधिकांश फ्रूट इस प्रकार के हैं। अब उसी में से निकल करके जो ड्राई फ्रूट बन गए साहब, ड्राई का मतलब क्या है, वो सूखे हो गए, अब सॉलिड हो गए। बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सॉलिड हो गए, अब पानी का अंश उसमें नहीं है, मॉइस्चर इफेक्ट नहीं है साहब, तो वो अगर आप खा लेते हो और उसके ऊपर लोग बोलते हैं कि दूध पियो भाई, अब बादाम पिस्ता खाया है तो दूध पियो। लोग कई बार देखिए बादाम पिस्ता अखरोट जो है दूध में ही डाल करके दे देते हैं, ताकि दूध का जो 50% पानी का अंश है वो ड्राई फ्रूट को और सेमी लिक्विड कर दे, सॉलिड कर दे, वो आपके लिए जो है डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन का मतलब कि जब पानी के साथ अंश में मिलकर आया तो उसमें से, बादाम में से कैल्शियम निकला, बादाम में से प्रोटीन निकला, बादाम में से विटामिन ए निकला, अब वो आपको अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्रेन तक विटामिन ए पहुंचना चाहिए ना, आपके ब्रेन तक विटामिन ए पहुंचेगा, आपका कैल्शियम बादाम के अंदर है वो निकल करके आपके बोन में पहुंचेगा, प्रोटीन्स है वो आपके मसल्स में पहुंचेगा। ये जरूरी है सबके अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर सारा ही तंत्र, ब्रेन, सिर से लेकर पैर तक जो है वो पानी से चलेगा। तो जिसके शरीर में पानी की मात्रा है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही ढंग से चलेगा। अधिकांश लोग देखिए लेबर हैं, लेबर वाले जो है मजदूर हैं, वो लोग अनाज तो ज़्यादा खा लेंगे लेकिन वो पेय पदार्थों पर, पानी पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि अनाज के अंदर बाजरा आ गया, तो बाजरा रुक्ष है, लुखा है, इसलिए उसको कभी दही के साथ, कभी छाछ के साथ, कभी लस्सी के साथ उसमें खाते हैं। हमारी माताएं बहनें जानती है तो उसको कई बार छाछ में ही पकाते हैं साथ। मकाई की घाट करते हैं तो वो छाछ में ही पकाई जाती है, क्योंकि मकाई भी वृक्ष है, उसके अंदर, मतलब वृक्ष का मतलब जो है उसके अंदर ऑयली तत्व नहीं है, तो वो जो है हमको उसी तरह से करना है। खाद्य पदार्थ आपका जो भी है बैलेंस बनना चाहिए डाइट। बैलेंस का मतलब ये है कि ये और ये, अशन और पान, दोनों का परसेंटेज बैठाइए, दोनों के परसेंटेज में आपको जो है पान पेय पदार्थ को 60% ले जाइए, 40% आप यहाँ से अशन का खाद्य पदार्थ है उसको लीजिए, ताकि दोनों का बैलेंस बने। आप चावल खा रहे हो तो आपको दाल खानी चाहिए साथ में, चावल और दाल का कॉम्बिनेशन बन गया साहब, तो चावल में जितना कैल्शियम नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो दाल के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दीजिए, दोनों आपके शरीर के लिए डबल फायदा करने वाला बन जाएगा। हाँ, ये जरूर देखिए चावल कौन सा खाना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। मोटे लोग हैं उनको चावल नहीं खाना है, मोटे लोग ओबेसिटी वाले हैं उनको गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। तो एक जौ आता है, जौ,
ख्याल है, वो ज़्यादा फायदा रहेगा। तत्व भी मिलेगा, सत्व भी मिलेगा और ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी और आपके शरीर को भी फायदा होगा। तो ये जो है, ये सारा गणित बैठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं आयुर्वेद शास्त्र, आहार को ही औषध बनाइए, औषध को आहार नहीं बनाना है साहब। ये आप ध्यान रखिए। औषधियों को आहार बना देंगे, औषधि को आहार के रूप में ले लेंगे, ये गलती हमको नहीं करनी है। हमको तो हमारा आहार ही ऐसा बनाना है कि वह औषधि का काम करने लग जाए साहब। ये जरूरी है सबके लिए। तो ये करेंगे कैसे, बैलेंस कैसे बनाएंगे? आप अकेले चावल जो है आपको ज़्यादा गैस्ट्रिक बनेंगे। भूल से भी ठंडे चावल मत खाइए। भूल से भी चावल बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही खा लेना है, 1 घंटे के बाद तो भूल से नहीं खाना है। जो लोग गलती करते हैं सुबह के शाम को खा लेते हैं, कई लोग शाम के कल सुबह खा लेते हैं। तो चावल के ऊपर जो उसका स्टार्च का जो एक कोटिंग है, उसके अंदर बैसिलियस बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो गैस्ट्रिक वायु वाला बन जाता है। तो ये हमें सोचना है कि क्या करना है साहब। अब सुबह ही सुबह आप नावकाशी या नाश्ता जो भी करते हो अल्पाहार, उसके अंदर आपको ये बताया गया है, आपने सुबह किया है 8 बजे तक, नवकार्षी का पचकान आए और आपने 7:30 8 बजे नाश्ता पानी कर रहे हो, तो सुबह आप गरम करोगे। ये बात जरूर समझ लीजिए। सुबह सुबह आपको ठंडा नहीं लेना है, गरम लेना है। क्यों गरम लेना है? सुबह का प्रातः काल का समय कफ का है, तो रात्रि भर के अंदर रात्रि में जो कफ वृद्धि हुई है, वो सुबह ही सुबह कफ जल्दी निकलता है साहब। तो कफ निकलने का मुख्य रास्ता है, इसीलिए हम दंत मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, जीभ पोले साफ करते हैं, और ताकि कफ वगैरह जो कंठ में गले से लेकर मुंह तक वो सारा निकल जाए। क्योंकि दांतों के ऊपर कफ का लेयर जमता है, तो दांतों के ऊपर कफ का लेयर जमने के बाद जो है दांतों पर एक कोटिंग होता जाता है, दांतों के बीच के कैविटी के अंदर कफ जम जाता है और फिर गले में जम जाता है। जो लोग सुबह उठते ही कफ जमने की और अपनी आवाज़ साफ नहीं होने की, साउंड बरोबर नहीं आएगा, बार बार उनको कफ निकालना पड़ता है, क्योंकि कल रात का खाया और बैठे हैं हम, और अपनी तरह से पाचन बरोबर नहीं हुआ है। तो जब जब कोई कफ की विकृति ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, या कफ की विकृति हो जाए तो समझ लीजिए कि पित्त ज़्यादा हो गया है, या शरीर के अंदर वायु का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ चीज़ें जो शाम को या रात को नहीं खानी चाहिए वो हमने ज़्यादा खा ली। चावल रात को नहीं खाते हैं और वो हमने रात को ही ज़्यादा खा लिया, तो फिर गैस वायु ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब रात को कोई दूसरी एक्टिविटी आपकी फिजिकल नहीं रहेगी, तो आप तो खा पी कर सो जाओगे। सोने से हमारा डाइजेशन नहीं बढ़ता है। दोपहर को भी खास ध्यान रखिए कि भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद थोड़ा भी, ज़्यादा नहीं तो 20-30 मिनट आपको हल्का धीरे धीरे चलना चाहिए। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आपको फास्ट चलना है, ख्याल आया, लेकिन दोपहर को भोजन के बाद धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं टहलना, ख्याल आया, ज़्यादा चलना नहीं, टहलना है। तो क्या होगा कि थोड़ी मूवमेंट्स के अंदर जो शरीर में भोजन गया है उसकी मिलिंग होते होते प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा। अब आप उस समय जो भी भोजन करते समय आपने पान पदार्थ साथ में लिए हैं एक्सेप्ट पानी, कोई शरबत भोजन के साथ नहीं पीते हैं, पानी शरबत भोजन के साथ नहीं लिया जाता है, ख्याल है, नहीं तो फिर पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा और पानी के फ्लश के अंदर अगर भोजन आगे चला गया
बिना डाइजेस्ट हुआ भोजन अगर आगे चला गया तो वो फिर पड़ा पड़ा सड़ेगा अंदर। ध्यान रखिए, पचना एक अलग प्रक्रिया है, सड़ना एक अलग प्रक्रिया है, अंदर गैसेस बनना एक अलग प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पर हमें ये सोचना है कि आपका आहार जो भी हम ले रहे हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर मुख्य बात ये आ रही है कि पानी। अब पेय पदार्थों के अंदर हम दो विभाग कर लेते हैं। देखिए, पान के अंदर पेय पदार्थ भी आते हैं, पानी भी आता है, और इसके अंदर दूध भी आ गया, दही छाछ भी आ गई, लस्सी भी आ गई, कढ़ी भी आ गई, दाल भी आ गई, जो प्रवाही लिक्विड फॉर्म में है लेकिन आहार है। तो वो जो आहार है वो आप भोजन के साथ ले सकते हैं। पानी को भोजन करते समय मत लीजिए साहब। पानी के लिए आपके पास दिन भर का समय है और भोजन के लिए आपके पास सिर्फ मर्यादित समय है, थोड़ा सा 2 बार के अंदर 3 बार के अंदर जो है। तो जो भोजन हम कर रहे हैं तो ये जरूर है कि भोजन के साथ आप ये जो लिक्विड पदार्थ कोई भी है वो आप जरूर ले सकते हो। पानी मत लीजिए, पानी लेने से फिर वो जो उसके घटक है सब या तो फ्लश हो जाएंगे, फ्लो में प्रवाही में बह जाएंगे पानी के साथ, या फिर जो है इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि आपको उसमें से डाइजेस्ट करना ही संभव न रहे। ऐसी गलती न हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम देखें बैलेंस कैसे बनाएं साहब। बैलेंस बनाने के लिए तरीका आपको क्या बताया गया है, ये अगर आपने इधर ले लिया, और तीसरा ये है खादिम। हाँ, ये खादिम पदार्थ खाने योग्य जरूर है लेकिन भोजन नहीं है, ये ध्यान में रखिए आप। क्या है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लिया, फ्रूट्स वगैरह ले लिया, वो आपका पूर्ण आहार नहीं है सर। चलें, तो इसको बैलेंस में बना करके आप कितने प्रमाण में सहयोग ले सकते हैं खादिम पदार्थ। और ये स्वादिम जो है बस खाली मुंह में स्वाद थोड़ा लाना है, ये जो है पेट नहीं भरता है। हमारी भाषा में इसको हम ये कह दें मुखवास जो है। अब इसको मुखवास मतलब मुंह में इसकी सुगंध बनी रहे, बस। ख्याल आया? अब इसका कोई पेट भरने के लिए उपयोग नहीं है कि इससे पेट भरा जाए, ऐसा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भोजन जिसने किया है, ये पान पदार्थ जिसने लिया है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए वैसा मुखवास बनाइए आप। मुखवास को ही औषधि बना लीजिए ताकि मुंह में चबाया भी जाए, सुगंध भी रहे मुंह में, और पाचन में उपयोगी भी हो जाए साथ। तो अब किसको कौन सा कैसा मुखवास बनाना है, अब शरीर की प्रकृति देखकर बनाइए। वायु की प्रकृति किसकी है, पित्त का प्रकोप किसका है, कफ का प्रयोग किसका है, इन तीनों के हिसाब से अगर आप मुखवास बनाएंगे तो भोजन करने के बाद चबाने से बरोबर जो है पाचन सुधर जाएगा। मुख्य कार्य क्या है, जो हमने भोजन किया है वो पचाना है, और भोजन उतना ही करिए जो पचे आपको। न पचे वैसा भोजन नहीं करना है, और आपका अनुभव इसमें काम आता है। सबका अपना अपना,
एक ही वस्तु आपने देख लिया कि मेवा और मावा और कलाकंद आदि इनको पच रहा है, इनको नहीं पच रहा है, ये लेवे तो इनको शक्ति आ रही है, दूसरा लेवे तो उनको लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये आपको देख करके लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेवा ड्राई फ्रूट हैवी है, उसके बाद मावा हैवी है। क्या लाया? हैवी का मतलब ये है कि गरिष्ठ पदार्थ है। अब जिस अनाज के आटे के साथ घी गुड़ शक्कर मिल गया वो भारी बन गया, सब हलवा बन गया वो भारी बन गया। अब कलाकंद की मिठाइयाँ बन गई वो भारी बन गई। दूध को फाड़ कर बंगाली मिठाई बना दी वो भारी बन गई। तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम अपने पाचन को पहचान सकें, अपनी पाचन शक्ति को पहचान सकें। आपकी उम्र कितनी है और आपकी उम्र के हिसाब से आपकी पाचन तंत्र की शक्ति कितनी है, सबको अपनी उम्र का हिसाब देखना चाहिए। बच्चे छोटे हैं, दौड़ना खेलना कूदना रहता है तो उनका पाचन अच्छा रहता है। युवा वर्ग में आ गए, 25 के ऊपर युवक हैं आप, चलना घूमना फिरना आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनका पाचन मजबूत रहता है, पाचन अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो वो ज़्यादा पचा सकेंगे। जिन लोगों की उम्र 40 के ऊपर हो गई और उनका शारीरिक श्रम नहीं है, एसी में बैठना है, पंखे की हवा खानी है, गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, तो एसी के कारण जो है जठराग्नि मंद बन जाती है। जो हमारी पाचक अग्नि है ना वो ठंडी पड़ जाती है। अब वो जितनी ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो अब आपको पाचन होना कम होगा साहब, फिर क्या करेंगे? और फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं है। आप जो है देखिए, अब जितनी देर घर में रहेंगे तो भी एसी, रात को सोएंगे तो भी एसी, ऑफिस में जाएंगे तो भी एसी, और यहाँ तक कि लोगों ने गाड़ी में कार में एसी लगा दिया। बोलो अब क्या करना सर? हाँ, ये आपके लिए लग्जरी अच्छी है, देखा दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसके कारण हमारा टेम्परेचर जो शरीर के अंदर होता है ना, जठराग्नि बोलते हैं उसको, आप उसको बोलिए पाचक अग्नि बोलिए साहब, अब वो ठंडा हो गया साहब। अब आप देखिए कैसे रसोई बने, पचेगा कैसे? माताओं को बहनों को मालूम है कि तवा अगर ठंडा हो गया तो आप रोटी रखोगे तो पड़ी रहेगी, शाम तक पड़ी रहेगी, लेकिन तवा गर्म है तो 2 मिनट में रोटी सेक जाएगी साहब। तो हमारे शरीर का ये जो डायफ्राम है अंदर, ये तवा है, अंदर पाचन अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। देखिए ये लेफ्ट हैंड है, इसको लेकर के मैं यहाँ पेट पर रखूँ, पेट लेफ्ट साइड है, और मुझे गर्म लगे तो भोजन करने बैठिए, अगर ठंडा लग रहा है भोजन करने मत बैठिए, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो भोजन मत करिए आप। इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड का पेट है। आप कपड़ा दूर करके हाथ नीचे रखिए और अपने पेट पर देखिए ठंडा है कि गर्म है। तो जैसे तवे पर हाथ रखते और गर्म लगता है, वैसे अपने पेट पर हाथ रखा और गर्म लगे तो भोजन करना है, नहीं तो नहीं। और आपको ठंडा लगे तो करना ही नहीं है। अब एसी में रहने वालों का तो गर्म कैसे होगा भाई साहब? ठंडा ही ठंडा रहेगा हमेशा। और फिर उनको वापस जो है हैवी खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, पिज़्ज़ा पास्ता खाना है, जो बेकरी प्रोडक्ट है वो खाने हैं, चीज़ खाना है, पनीर खाना है, तो वो पचेगा नहीं, उनको पचेगा नहीं तो उसका रिएक्शन होगा कि वो कच्चा आम बनेगा, म्यूकस बनेगा, म्यूकस बनकर बॉडी में स्टोरेज हो जाएगा, फिर वो स्टोरेज हो जाएगा तो वायु उसको ले जा करके जहाँ कैविटी है वहाँ जोड़ेगा साहब। शरीर के अंदर आपका वायु आम जो है कहीं पे, तो अब आम कहाँ रहेगा? स्टमक में रहेगा, इंटेस्टाइनों में रहेगा। अब वहाँ से ले जाकर वायु उसको ला करके पैरों में, घुटनों में, हाथों में क्या लाएंगे, अलग अलग जगह पर ला करके वायु उसको वहाँ रखेगा। ये हो गया आपका नी पेन,
घुटनों का पेन शुरू हो गया, किसी को जॉइंट्स पेन शुरू हो गया, किसी को शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर हो गए, किसी को जो है ये सारी शरीर की समस्याएं जो चल रही है वो वायु और आम के कारण। उन दो शब्दों को जोड़ दो, वो शब्द बन गया आम वात। अब ऐसे आम वात बढ़ता जाएगा, फिर वापस वही चक्कर चालू है, फिर वही चक्कर चालू। हम बम्बई के अंदर गोरेगांव में गए, एक भाई साहब की उम्र हो गई 65, अब उनको 12 ही महीने सर्दी खांसी कफ रहती है साहब। वो बोले महाराज इतने वर्षों में 1000 डॉक्टर कर लिए, मैंने तो मिटती नहीं। मैंने कहा मेरा नंबर मत लगाओ बीच में, आप एसी छोड़ो, कल शुरू हो जाएगा पाचन आपका। ऑफिस में एसी मत रखो, घर में एसी मत। आप जिनको जाओगे उनको बताते तो नहीं हो, और वो तो आपको कफ कोल्ड की दवाई दे देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, तो पाचक अग्नि प्रदीप्त करो पहले, ये जरूरी है। अब वो समझने को तैयार नहीं है, और श्रीमंत है, बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। हमने इस बार जो है इनसे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, मतलब बड़े किसको कहते हैं, ज़्यादा फीस लेवे वो बड़े, 2000 5000 की फीस लेवे वो बड़े, 10-20 हजार की दवाई लिख के दे दे वो बड़े। मैंने कहा माफ़ करना भाई साहब, अब आपका तो भगवान ही भला कर सके तो है बस, बाकी कोई संभावना नहीं लगती है। फिर मिले 2 बरस बाद, फिर मिले 2 बरस बाद, फिर मिले तो बोले महाराज बात तो ऐसी लग रही है, अब आपके बोले हुए सत्य शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन एसी तो कैसे बंद करूँ। अब कई लोगों ने तो ऐसे कर दिया, एसी बंद कैसे करो। एक युवक जो ऑफिस के अंदर कंप्यूटर है, टेबल वर्क कर रहा है, सामने एसी है, अब बिल्कुल एसी के सामने बैठकर वो कंप्यूटर का सब कुछ काम कर रहा है। अब उसकी आंखों में ड्राइनेस आ गई, बार बार आंखें दुखती है, बार बार सिर दर्द होता है, बस आंखें खोलने का ही मन नहीं होता है, लेकिन नौकरी है ही वही, अब उसके सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैंने कहा एक काम करिए, आप दूसरी दिशा पकड़ लो, जगह तो बदल दो। आप जो है इसके सामने, एसी के सामने तो मत बैठो, कम से कम खाली इतना ही परिवर्तन किया और गाय का घी आंख में लगाना शुरू किया, 1-2 महीने में उसका प्रॉब्लम ही दूर हो गया। अब वो कह रहा है मैं इतनी बड़ी कंपनी में हूँ, मेरा पैकेज बड़ा है, लेकिन मेरे कहने से कौन एसी बंद करेगा। मैंने कहा नहीं करेंगे ना तो आप दूर जाओ, उससे हो सके वहाँ तक दूर जाओ और सनलाइट लाओ, तो जहाँ बैठो वहाँ थोड़ी सनलाइट आपकी आ जाए, आपको फायदा हो जाएगा, समझेंगे। सूर्य की किरणों के अंदर जो ऊर्जा है, देखिए सूर्य की किरणों में 2 वस्तु है, एक तो प्रकाश है और एक उष्णता है, ऊर्जा बोलते हैं हम। जब तक आपके शरीर पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, वहां तक आपके शरीर में पाचन तंत्र भी नहीं सुधरेगा, पाचन अग्नि भी नहीं बढ़ेगी साहब, ये भी इतनी अनिवार्य है। तो पहले इसको भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए। आप सुबह घूमने जाओ, लेकिन अंधेरे में घूम के सूर्योदय के पहले ही घूमकर घर पर आ जाओ, नहीं, सूर्योदय होने के बाद घूमने जाइए। और सुबह की जो है सनलाइट आपके शरीर पर 1 घंटे पड़नी चाहिए, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। एक तो बॉडी में विटामिन डी बढ़ जाएगा, विटामिन डी के साथ आपको सनलाइट से आपका पाचन तंत्र, पाचक अग्नि बढ़ जाएगी। आप देखिए, घूम के आइए, 1 घंटे घूम के आइए और फिर अपने पेट पर हाथ रखिए, कैसा गर्म लगता है। फिर आपका जो भी खाना पीना होगा तो बॉडी बरोबर डाइजेस्ट करेगी, सब पाचन तंत्र सुधरना। इसलिए क्या किया कि ये भोजन के बाद, दोनों के बाद हम मुखवास लेते हैं, इसको शास्त्र में स्वादिम कहा है, स्वाद आए। तो अब आपको अगर गैस वायु की प्रकृति है तो इसके अंदर जो है अजवाइन लेना है, सौंफ लेनी है, दोनों को मिक्स करिए, थोड़ी सूंठ डालिए उसके अंदर, हींग डालिए अंदर, हरड़े डालिए अंदर, मेथी डालिए। ये हो गया वात प्रकृति वायु वालों के लिए ये मुखवास काम का है सा। अब आप बोलोगे ऐसा मुखवास थोड़ी होता है, मुखवास में तो बस हमने दाना दाल खा ली और सौंफ खा ली, बहुत हो गया। नहीं,
सबकी प्रकृति के हिसाब से मुखवास अलग अलग प्रकार का बनना चाहिए। अब जिनकी कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति वालों को अजवाइन डबल करना है, हल्दी भी साथ में टुकड़े डालना है आपको। ज्येष्ठ मध जिसको बोलते हैं, मुलेठी बोलते हैं, उसके टुकड़े अंदर डालना है। और उसी के साथ में आपको लौंग है, इलायची है, दालचीनी के टुकड़े डालिए। अब वो आपको दोनों तरफ से काम कर देगा, तो एक तरफ आपकी जो है उष्णता भी कम हो जाएगी, कफ भी कम हो जाएगा, कफ का पाचन तंत्र शुरू कर दे सब। ये जरूरी है, पहले ही समझिए सिम्टम क्या है। कफ बढ़ना, इसको कहते हैं पाचन बिगड़ना। इनका लीवर कमजोर है, इसलिए कफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये तंत्र हमको समझ में आना चाहिए ना। लीवर कैसा है आपका? जिसका लीवर 100% स्ट्रांग है, उसको सब कुछ पचेगा, उसको कफ नहीं बढ़ेगा, ख्याल है। लेकिन लीवर जैसे जैसे कमजोर होता जाता है, उसके कारण पाचन तंत्र सुधरता नहीं, बिगड़ता जाता है। अब आप लीवर को किससे बिगाड़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा लीवर को बिगाड़ रहे हैं घी तेल से। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ये बेकरी प्रोडक्ट से, मैदा आदि के कारण। सबसे ज़्यादा लीवर को बिगाड़ रहे हैं शक्कर के कारण। सबसे ज़्यादा लीवर को बिगाड़ रहे हैं हम, ये सोचिए कि आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक से बिगाड़ रहे हो। अगर आप कोई पेप्सी, कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक किसी प्रकार के यूज़ करते हो, वो सबसे ज़्यादा आपके लीवर को खराब करेगा। और ट्राइग्लिसराइड, सबसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें वो आपके लीवर को खराब करती है। आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तली हुई चीज़ें खानी है। समोसा भी खाना है, सेव चिवड़ा भी खाना है, पानी पूरी भी खानी है, भेलपूरी भी खानी है। तो लीवर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब लीवर अगर बिगड़ गया और इधर ट्राइग्लिसरीन जो है, तले हुए तेल की चीज़ें अगर ज़्यादा आ गई, तो आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाएगा। सब लीवर पचाएगा नहीं फिर आपका। और ध्यान रखिए, शरीर के अंदर बाकी के सभी अंगों को हम सुधार सकते हैं, हार्ट को भी सुधार सकते हैं, किडनी को सुधार सकते हैं, लेकिन लीवर को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ध्यान रखिए कि लीवर को बिगड़ने ना दें हम, बस बात इतनी है। अब बाद में आप दवाई करो, सुधारने की कोशिश करो, ये चर्चा करने के बजाय पहले आप ध्यान रख कर के लीवर को बिगाड़ने नहीं दें। पहले क्या ध्यान रखना है? तेल जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो घटाइए। अब आजकल तेल जो है रिफाइंड ऑयल हो गया है, तो वो रिफाइंड ऑयल आपको ट्राइग्लिसरीड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फिर वो तेल जो है, तैली वाली चीज़ें आपके ब्लड में जाएगी तो ब्लड को गाढ़ा करेगी। ब्लड जो है, ब्लड को गाढ़ा करेगी तो ब्लड जो है पानी की तरह से पतला नहीं रहेगा, अब वो तेल की तरह से गाढ़ा होने लग जाएगा। अब आप भी देखते हो कि तेल गाढ़ा हो जाएगा तो धमनियों के अंदर, आर्टरीज और वेन में सर्कुलेशन कैसे करेगा? ये जो है आप ये देख रहे हो कि इतनी बारीक पतली पतली हमारे शरीर के अंदर की नसें हैं। अब इनके अंदर खून दौड़ना है, ब्लड का सर्कुलेशन होना है। अब खून दौड़ने के लिए जितना खून पतला होगा उतना जल्दी सरक जाएगा। जितना खून, क्योंकि खून में 60% तो पानी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 60% पानी के साथ 10%, 20%, 30% चर्बी आ रही है। अब वो चर्बी आपके खून को जाड़ा कर रही है, गाढ़ा कर रही है साहब, और हमको ये पता ही नहीं है। हमको तो मेंदू वड़ा सुबह खाना है, तो मेंदू वड़ा भी डीप फ्रीज के अंदर ये तले हुए पदार्थ में तेल में डूबेगा तब बनेगी साहब। आपको समोसा खाना है, वो भी उसी में। सेव चिवड़ा कोई भी है, तला जाएगा तो उसी में साहब। जितनी कढ़ाई के अंदर जो भी चीज़ें तली जाएगी, क्या है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें आपको आपके शरीर में तेल ज़्यादा पहुंचाएगी।
इधर लीवर आपका तेल को डाइजेस्ट कर नहीं पाता है और इधर बघार ये आ गया। और मारवाड़ी समाज जो राजस्थानी लोग होते हैं वो लोग सम का बघार ज्यादा करते हैं सर। छौंकना होता है ना, साग सब्जी दाल वगैरह, अब कुछ भी छौंकना होता है तो छौंकते समय तेल ज़्यादा डालेंगे साहब। यहाँ तक कि कुछ लोग कढ़ी है, अब कढ़ी करते हो तो कढ़ी में तो आपको छौंकने की जरूर नहीं है, क्यों डालो तेल ऊपर। लेकिन वो तेल के साथ लाल मिर्ची, मिर्ची का बघार करेंगे, तब जाकर के पूरी कढ़ी के ऊपर लाल 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 तेल तैरता रहेगा सब। पूरी दाल के ऊपर लाल लाल मिर्ची वाला तेल तैरता रहेगा साहब। सब्जियों के अंदर ये हालत हो जाएगी कि आप सब्जी तो लोग कटोरी में या थाली में थोड़ी सी एक चम्मच लेके देखो तो तेल चारों तरफ फैल जाएगा, बघार जिसको आप बोलते हो। ये जा करके आपके लीवर को ज़्यादा खराब करेगा। एक तरफ तो तेल ही हो गया है साहब, रिफाइंड ऑयल आ गया है, रिफाइंड ऑयल के अंदर 7 के केमिकल्स आ गए। दूसरी तरफ आपने उसी में मिर्ची वगैरह डाल दी साहब, लाल मिर्ची वगैरह। अब कई लोग जो नहीं समझते वो तो छौंकते समय बघार में टमाटर भी डाल देते। अब ये तो आपको समझना चाहिए, टमाटर कभी गैस के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। लाल टमाटर जो है वो तो ऑलरेडी पके हुए हैं, कुदरत के अंदर वहां पर पेड़ पर ही पक चुके हैं साहब, तो वो आपको गैस पर चढ़ानी ही नहीं है। लेकिन कई महिलाएं रिवाज बना चुकी है साहब, बघार करते समय ही डाल लेना, मिर्ची के साथ ही टमाटर छौंकने में लगा देते हैं साहब। ये गलती हो रही है, समझे कि नहीं। और फिर जो है गैस पर ही है तभी भी जो है नींबू का रस डाल देंगे तो वो विटामिन सी सारा नष्ट हो जाता है, आपके शरीर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपको समझना चाहिए, समझे। अपनी सुधारना अच्छी तरह से करिए ताकि जो है पहली तो रसोई बिगड़े नहीं। अब ऐसी चीजों के अंदर आप अपने खाने पीने की चीजें कौन सी ले रहे हो, कैसी ले रहे हो। आपका पाचन अच्छा है तो ड्राई फ्रूट लीजिए तो पचेगा। अब बेटा या पोता खा रहा है तो दादी साहब भी खा रहे हैं साहब। अब बेटे को या पोते को तो बादाम पिस्ता डाइजेस्ट हो जाएगा, दादी साहब को कहाँ से होगा। अब उनको तो बाथरूम से बिस्तर तक, बिस्तर से बाथरूम तक 4 कदम ही चलना है, गिनती के 4 कदम हो गए। अब ऐसे लोग अगर ड्राई फ्रूट खाते रहेंगे तो नहीं डाइजेस्ट होगा, खाली मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक के अंदर तेल है। बादाम में तेल है, अखरोट में तेल है, काजू में तेल है, पिस्ता में तेल है, वो सारे तेल से भरे हुए हैं। अगर वो आपने पचाने में अगर क्षमता आपकी नहीं है और आप खा रहे हो तो नुकसान ज़्यादा हो, ये हमको समझना है। तो ये अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा आपको। तो पहली चीज है कि शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर को आगे बढ़ाना है ना, जिंदगी भर 100 साल इसी शरीर को चलाना है, स्वस्थता से चलाइए। आपका धर्म भी ना छूटे, धर्म की आराधना भी ना छूटे, बीमार भी ना पड़ो, बीमारियां भी ना घेर ले, वैसे आप अपने शरीर को शुद्ध रूप में निरोगी स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। भोजन करने के बाद शरीर भारी हो गया, आलस्य चढ़ रहा है, अब सोने का ही मन कर रहा है भाई साहब, तो समझ लीजिए कि आपने गलती की है। अपने पाचन क्षमता से ज़्यादा आपने भोजन लिया है, ये तकलीफ हो जाएगी आपको। तो ये सब चीज़ें अगर हमारी समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा फायदा है। ख्याल आया, सबको ये समझना चाहिए। हाँ जी बोलिए साबिपुल जी, जिनको भी देखिए पूछना है प्रश्न, नहीं तो समय लंबा हो जाएगा। बोलिए बीना बहन जी। Maharaj Sahib, what about the liquids in juices and smoothies? हाँ, बोलिए if you are taking any type of fruit juice, the very first principle is that don't use any juice. If it is possible to chew the directly fruit, you see, you will get the maximum fibers. Otherwise, if you are taking only the juice, then you are removing all the fibers from that.
That fiber, it is good for your cholesterol also. Cholesterol can be reduced by the fibers. No, but if it's like smoothies or something, then it's Okay, like full okay, you fruit. see. हाँ, पोनोग्राम जो है उसका जूस आप ले सकते हैं, बट डोंट टेक एनी जूस विद द मिल्क और विद द फ्रूट। ये टोटल जो है डाइट के साथ में लंच में मत लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम में बिटवीन द गैप ऑफ दैट टाइम आप जूस ले लीजिए, समझे कि नहीं? And then the other बिटवीन thing I दैट, wanted, sorry, go ahead. The other thing I wanted to know about is during the Amvel, they take the dry chana and all that, so not to eat those. And what about the hot liquids during that time? another liquid is different thing. The water is a liquid water. You should not take with the food. You can take after 1 hour the food. You see, if you are taking the water, it will be useful for that to digest the food, you see. But if you are taking the water with the food, it is harmful because your digestion will be not that much perfect, you see. And fruit juice, you see, between the two food, meal and lunch, between that you can take the fruit juice. It is good for always. Yeah, thank you. हाँ, वेरी गुड। चलिए साहब बोलिए, और किसको पूछना है? हाँ बोलिए बाठिया जी। हाँ जी हम लोग बोलिए। विकासना वगैरह करते हैं तो साईं जी फिर उसमें अनार वगैरह का तो सीधा खा नहीं सकते, फिर उसका जूस ले कि नहीं? नहीं, आहार वर्गड़ा क्यों बोला बीच में? अनार 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 का जूस। आहार तो है, आहार वर्गड़ा मत बोलिए ना। अनार आहार वर्गणा नहीं, अनार का जूस विकासना वगैरह में। विकासना में अनार तो नहीं खा सकते ना? हाँ जी, नहीं नहीं तो बरोबर। उसका फिर जूस विकासना और में वो बीच में ले लो ना, फिर अगले अलग से अकेले में लीजिए। आप भोजन के साथ फल भी लेंगे तो भी आपको गैस वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा साहब। हाँ जी शकुन जी जैन बोलिए जल्दी। अरे सब वही पूछना था, वही प्रश्न था मेरा कि एकासना वगैरह में तो सब चीज साथ में लेते हैं ना। जरूरी थोड़ी, आपने पहले भी यही पूछा है, भगवान भला करे आपका। अरे एकासना को वृत्ति संक्षेप में जोड़िए कि मिनिमम आइटम से एकासना करिए। आपने एकासना का मतलब एक टाइम बैठ गए तो 24 घंटे का सब खा लेना है क्या? इतनी वैरायटियां बनाओगे तो कॉन्ट्रास्ट होगा, तो विरोध होगा, तो और बीमारियां बढ़ जाएगी। आपको तो उस दिन भी यही समझाएगा था, लेकिन आपका आग्रह इसी बात का है। बोलिए ख्याति बहन। प्रणाम मतेन वंदामी साहब जी। मुझे ये पूछना है कि हम तो कोई बाहर का कुछ खाते नहीं है, तो जो घर का यूज करते हैं इसमें भी किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को कुछ होता है, तो क्या कंट्रोल करे? कोलेस्ट्रॉल भी होता है साहब जी। अरे तो घर का आप खाते हो, घर में बनाकर खाते हो, लेकिन घटक इंग्रेडिएंट्स तो बाहर से लाए ना। आपने तेल तो बाहर से लाया है, अब तेल ही वैसा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका दूध खराब है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दही आपको नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप खा रहे हो तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घी खराब आ गया बाजार में तो अब घी के अंदर चर्बी है, पिग फैट है, तो वो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप घर का बाजार का भेद करिए, लेकिन घर में बाजार जैसा बनाओ, होटल जैसा बनाओ, बाजार के पदार्थ ला करके बनाओ तो नुकसान तो होगा ही होगा ना आपको। तो फिर तो मैं अगर वो आपको ठीक से दिखता नहीं है तो घर में कोई खाएगा भी नहीं ना। नहीं खाएगा तो अच्छी बात है, सभी स्वस्थ रहेंगे सब, और भी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जरूरी थोड़ी कि पिग फैट वाला तेल खाना चाहिए या घी खाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं क्योंकि हमारे खाने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, जैसा तैसा खा कर के बीमार पड़ते हैं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम,
सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। रिकॉर्ड बनना साहेब जी।